जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम टेट, बीएड और डीएलएड से संबंधित टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। इन टॉपिकों पर चर्चा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है आपका रिवीजन कराना और इन परीक्षाओं में जो इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे उसमें आपकी जो है निश्चित तौर पर मदद करना। तो जेएस एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से गरीब बच्चों को और जो कोचिंग का शुल्क नहीं दे सकते तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज हमारा मुख्य सेशन रहेगा परामर्श पर। परामर्श को जो है हम उपबोधन भी कहते हैं। परामर्श का दूसरा नाम उपबोधन होता है, इंग्लिश में से काउंसलिंग बोलते हैं। तो परामर्श में क्या क्या पढ़ेंगे हम। नंबर 1 हमारा होगा परामर्श का अर्थ, परामर्श के उद्देश्य, परामर्श की विधियां, परामर्श के प्रकार। तो सबसे शुरू में हम पढ़ेंगे परामर्श का अर्थ। जब कभी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं के संदर्भ में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, समस्या के कारणों का गहन अध्ययन करके समस्या का समाधान किया जाता है, तो उसे परामर्श कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है और व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों और आवश्यकताओं के संदर्भ में या उन्हें प्राप्त करने के लिए हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई समस्या आ जाती है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उन समस्याओं के कारणों का गहन अध्ययन करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को परामर्श कहा जाता है। परामर्श की जो है यहाँ पर रॉबिन्सन नाम के विद्वान ने व्याख्या की है। इन्होंने कहा है परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के मध्य संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उनके स्वयं एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता होती है। यानी कि परामर्श जो है एक तरीके से दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संपर्क साधता है कि उनके जो भी उनकी स्थितियां हैं, उनकी स्थितियों में समायोजन करने की कोशिश करता है। यानी कोई व्यक्ति कहीं पर समायोजन नहीं कर पा रहा है पर्यावरण से या स्वयं से या व्यक्तियों के साथ, तो उसके समायोजन में या कोई भी समस्या आ रही है तो उन सब में समायोजन करने के लिए जो सहायता प्रदान करता है वो क्या होता है, परामर्श होता है। परामर्श के अंतर्गत जो है दो मुख्य चीजें आती हैं, दो शब्द मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 है आपका परामर्शकर्ता और नंबर 2 है परामर्शग्राही। परामर्शग्राही को जो है हम जो है यहाँ पर प्रार्थी भी बोल सकते हैं। प्रार्थी यानी यहाँ पर परामर्शदाता से मतलब हुआ, परामर्शदाता यानी जो आपको परामर्श दे रहा है, यानी जो आपकी समस्या का समाधान कर रहा है वो क्या हुआ, परामर्शदाता। और जो परामर्श ग्रहण कर रहा है उसे बोलते हैं परामर्शग्राही या प्रार्थी। तो आपकी जो शिक्षा व्यवस्था में परामर्शदाता आपका शिक्षक हो सकता है और परामर्शग्राही या प्रार्थी आपका बालक हो सकता है। तो दो शब्दों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, परामर्शदाता यानी परामर्श देने वाला, परामर्शग्राही यानी परामर्श लेने वाला। अब हम इस टॉपिक को शुरू करें कि परामर्श का यहाँ पर अर्थ समझ चुके हैं और निर्देशन का यहाँ पर अर्थ समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशन और परामर्श में जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, निर्देशन एक ब्रॉड चीज है। निर्देशन के अंतर्गत ही छोटा पार्ट एक परामर्श का होता है। अब निर्देशन में भी बालक होता है, बालक या व्यक्ति होता है और समस्या होती है। और परामर्श में भी जो है बालक और समस्या होती है। अब इसमें क्या होता है, निर्देशन में क्या होता है, उसमें बालक या व्यक्ति को हम मुख्य रूप से हम जो है उस पर फोकस करते हैं, उसे विशेषता मानते हैं। और यहाँ पर जो है परामर्श में हम समस्या को जो है मुख्य केंद्र में रखते हैं। तो परामर्श में और जो है निर्देशन में एक सबसे बड़ा अंतर ये हुआ। इसके अलावा जो होता है निर्देशन जो होता है, कोई भी जो है आपको सामान्य व्यक्ति या सामान्य उस जानकारी को रखने वाला व्यक्ति आपको जो है निर्देशन दे सकता है, निर्देशित कर सकता है। सामान्य जानकारी रखने वाला भी व्यक्ति भी, मान लीजिए कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, तो आपको जो है सामान्य समस्या है तो उसमें क्या होगा, निर्देशन दे सकता है सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। वो आपसे बता सकता है इस तरीके से करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन परामर्श में जो है विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अब निर्देशन में क्या होता है, बालक के अंदर हम खुद ऐसी शक्तियां पैदा करते हैं, उसे खुद उन शक्तियों को से सचेत करते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर बालक स्वयं करता है, ना कि इसमें किसी और का सहयोग होता है। लेकिन परामर्श में जो होता है बालक के समस्याओं का जो है यहाँ पर पता किया जाता है और उन समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो है उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। उस समाधान में जो है परामर्शकर्ता भी अपना सहयोग देता है, यानी उन क्रियाओं में परामर्श दाता भी जो है बालक के साथ साथ उन क्रियाओं करके समाधान की ओर अग्रसर होता है।
हम इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। सब जानते हैं कि रामायण में आपने देखा था कि हनुमान जी को जब लंका जाना था, हनुमान जी जब सीता जी की खोज करते करते लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे पे यहाँ पर पहुंच गए थे, यहाँ समुद्र था बीच में, तो उन्हें समुद्र को पार करके लंका जाना था। लेकिन समुद्र को पार करने के लिए जो है उन्हें नहीं पता था किस प्रकार से समुद्र पार करना है। लेकिन हनुमान जी के अंदर से वो शक्तियां थीं, सिर्फ उन शक्तियों को जामवंत जी ने उन्हें ज्ञात कराया और उन्हें बताया कि आप जो है समुद्र को पार कर सकते हैं। तो जो समस्या आ रही थी समुद्र पार करने की, उस समस्या का समाधान यहाँ पर जामवंत जी ने किया। लेकिन लक्ष्य तक जो है स्वयं हनुमान जी गए। तो ये क्या हुआ, जामवंत जी ने हनुमान जी का क्या किया, निर्देशन किया। ये क्या प्रक्रिया हुई आपकी, निर्देशन की प्रक्रिया हुई। अब इसी दूसरी ओर यहाँ पर हम परामर्श में देखते हैं। परामर्श में क्या हुआ, एक ही रामायण का दूसरा जो एक सीन है उसमें क्या होता है, लक्ष्मण जी को जो है युद्ध में, लक्ष्मण जी को युद्ध में जो है मेघनाद द्वारा शक्ति लग जाती है, तो जिसके कारण वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने के बाद जो है अब उनके सामने समस्या थी कि लक्ष्मण जी की मूर्छा की समस्या आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, विशेषज्ञ की आवश्यकता, उन्होंने जो विशेषज्ञ है उसकी आवश्यकता पड़ी समस्या के समाधान के लिए। और यहाँ पर विशेषज्ञ थे सुसेन वैद्य ने क्या काम किया, उनके जो कारण, जो उनकी मूर्छा का कारण था, उस कारण का गहन अध्ययन किया। अध्ययन करके उस कारण का जब अध्ययन करके उस समस्या के जो कारण का जो गहन अध्ययन किया, तो फिर क्या हुआ, उस समस्या का समाधान बताया। समाधान के रूप में क्या बताया, संजीवनी बटी बताई। संजीवनी बटी को खिलाने की प्रक्रिया तक, संजीवनी बटी की प्रक्रिया मतलब जब जो भी जितनी भी प्रक्रिया थी, इसमें सब में सुसेन वैद्य जी लास्ट तक इस प्रक्रिया में शामिल है। यानी लक्ष्मण जी की इस समस्या को दूर करने में जो थे, यहाँ पर सुसेन वैद्य जी उसमें शामिल थे। तो ये क्या हुआ, परामर्श हुआ। यहाँ पर सुसेन वैद्य जी ने क्या किया, वहाँ पर काउंसलिंग की उस समस्या को दूर करने के लिए। लेकिन निर्देशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि स्वयं जो है समस्या के बता दिया कि इस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो वहाँ पर जो है खुद बालक या व्यक्ति अपनी समस्या को दूर करता है। लेकिन परामर्श में जो है बालक के साथ साथ जो है विशेषज्ञ भी उसका सहयोग करता है। तो वो प्रक्रिया क्या हुई, परामर्श हुई। तो मैं आशा करता हूँ निर्देशन और परामर्श को आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे हम चलेंगे अब परामर्श की विशेषता के अंतर्गत। परामर्श की विशेषता क्या क्या होती है। नंबर 1, यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप है। यानी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में कोई वार्तालाप हो रही है तो उसका एक स्वरूप है। यानी दो व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप को जो है हम जब किसी समस्या को समाधान के लिए दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो वो क्या होता है, परामर्श होता है। समस्या समाधान के लिए तर्क वितर्क किया जाता है। इसमें क्या होता है, समस्या समाधान है, कोई समस्या, उसके समाधान के लिए तर्क वितर्क करते हैं। परामर्श मूलतः समस्या परक होता है, मतलब इसमें जो मुख्य जो है समस्या को जो है वरीयता दी जाती है, यानी समस्या पर ही ध्यान दिया जाता है बालक की या व्यक्ति की अपेक्षा। परामर्श देने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ होता है, यानी विशेषज्ञ द्वारा ही परामर्श दिया जाता है, ना कि किसी सिंपल व्यक्ति द्वारा। इसके अलावा जो है आपका आता है, परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंग है। यानी निर्देशन का क्या है, परामर्श एक अंग है। परामर्श क्या हुआ, निर्देशन एक ब्रॉड क्षेत्र है, इसका छोटा सा एक हिस्सा क्या है, परामर्श है, एक अंश है। परामर्श में समस्या समाधान का क्रम निश्चित होता है। इसमें एक क्रम होता है जो हम समस्या किसी का समाधान करते हैं। मान लीजिए किसी बालक के सामने समस्या आती है तो उस समस्या की पहचान करना, समस्या के कारणों की खोज करना, कारण की खोज करने के बाद कारणों के बारे में गहन अध्ययन करते हैं और अध्ययन के बाद जो है हम समस्या का समाधान करते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या हुई, आपकी परामर्श हुई, यानी काउंसलिंग हुई। इसके बाद आपके आते हैं परामर्श के उद्देश्य। परामर्श का उद्देश्य क्या होते हैं। परामर्श का सबसे पहला उद्देश्य आपका बालक को अपने विकास से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देना। यानी बालक का कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायता देना जो है परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। अगला उद्देश्य क्या है, बालक के आत्मज्ञान को बढ़ाना, जिससे बालक स्वयं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, समायोजन में मदद कर सके, यानी कहीं भी किसी वातावरण घुलने मिलने में उसे जो है मदद देना भी जो है क्या है, परामर्श का एक उद्देश्य है। कौशलों में सुधार लाना जो है परामर्श का जो है एक मुख्य उद्देश्य है। मान लो कोई भी आपकी स्किल है, कोई कौशल है आपके, तो उनमें जो सुधार लाना जो हुआ परामर्श का उद्देश्य है। मान लीजिए किसी खिलाड़ी को, कोई क्रिकेट देखते हैं हम, तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, कभी कभी कोई खिलाड़ी एक ही तरीके से बार बार एक ही गलती करता रहता है और उस समस्या को वो समझ नहीं पाता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वहां पर क्या होता है, उनके कोच उसकी
समस्या का गहन अध्ययन करते हैं। उन अध्ययनों का जो है मतलब समस्या का कारण ढूंढेंगे, कारण ढूंढने के बाद कारण का अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन करने के बाद उस समस्या का समाधान करेंगे, और समाधान में जो है कोच लास्ट तक उसकी प्रैक्टिस में पूरा सहयोग करेंगे और समस्या के समाधान करेंगे। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, कौशल में सुधार किया गया उस खिलाड़ी की कोच द्वारा। तो कोच वहाँ पर परामर्शदाता हुआ और खिलाड़ी वहाँ पर क्या हुआ, प्रार्थी हुआ, यानी परामर्श ग्रहण करने वाला हुआ। तो परामर्श के उद्देश्य के अंतर्गत जो है अगला उद्देश्य हमारा आता है संस्थाओं एवं कोर्सों के चुनाव, अध्ययन की विधि और जो है बालकों की मतलब अध्ययन की विधि चुनने में बालकों की मदद करना। बालकों के लिए जो है कोर्स का चुनाव करना, अध्ययन की विधि और पाठ्य पुस्तकों को चुनने में उनमें आने वाली समस्याओं में जो है मदद करना क्या हो, परामर्श का एक उद्देश्य हुआ। अगला उद्देश्य क्या है, व्यक्ति विशेष की विशेष समस्या का समाधान करना। मतलब कोई विशेष बच्चा है, उसकी कोई विशेष समस्या है, मतलब अलग बच्चों सब बच्चों से हटकर उसकी कोई समस्या आ रही है, तो समस्या का समाधान करना भी क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, कि हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई व्यक्तिगत अलग अलग समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं का कारण की खोज करके उनका गहन अध्ययन करके उनका जो है समाधान ढूंढना परामर्श का उद्देश्य है। निराशा से उत्पन्न तनाव को कम करना, यानी कोई व्यक्ति या कोई बालक किसी चीज से निराश हो गया है, बार बार फेल होने के कारण या बार बार असफलता के कारण कोई बच्चा निराश हो जाता है, तो उसमें निराशा से उत्पन्न जो है तनाव हो जाता है या टेंशन में आ जाता है वो। तो उस तनाव को कम करने का काम या उस तनाव को कम करने के लिए भी जो है हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य उद्देश्य में आता है परामर्श की। इसके बाद आती हैं विधियां। परामर्श की विधियों के अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका मौन धारण। मौन धारण में क्या होता है, यहाँ पर जो है जैसे मैंने बताया परामर्श में दो लोग होते हैं, एक तो परामर्श देने वाला यानी परामर्श जो है उसे बोलेंगे दाता, परामर्श दाता जो हुआ परामर्श देने वाला, देने वाला, और परामर्श ग्राही यानी प्रार्थी, परामर्श लेने वाला। तो दो व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, ये अध्यापक हो सकता है आपका और ये आपका बालक हो सकता है। तो मौन धारण में क्या होता है, कोई समस्या है मतलब प्रार्थी की या परामर्श ग्रहण करने वाले की, उस समस्या का जो है यहाँ पर परामर्शदाता बिल्कुल मौन रहकर सुनता है उसकी सारी समस्याओं को, और सारी समस्याओं को सुनने के बाद उन समस्याओं का जो है कारण का जो है गहन अध्ययन करता है और उसका समाधान ढूंढता है। यहाँ पर परामर्शदाता के जो है साइलेंट रूप से सारी बातें सुनता है। तो इसे जो है ये विधि जो होती है आपकी मौन धारण विधि होती है। यहाँ इसमें परामर्शदाता मौन धारण करके बैठता है। स्वीकृति, यहाँ पर परामर्शदाता स्वीकृति देता है जब प्रार्थी या बालक कोई बात बताता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, अपनी बातों का जब वर्णन करता है तो यहाँ पर स्वीकृति देता है। स्वीकृति के रूप में वो बीच बीच में हाँ बोल सकता है या सर हिलाकर उसकी बातों को स्वीकृत कर सकता है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, इस तरीके से जो है वो ये क्या विधि हुई, स्वीकृति विधि हुई। पुनर्कथन, यानी जो बालक ने या जो भी व्यक्ति ने अपनी समस्याओं का वर्णन किया, जो भी बच्चे बताया, तो हूबहू उसका जो है पुनर्कथन परामर्शकर्ता जो है प्रार्थी के सामने दोबारा से रिपीट कर देता है। स्पष्टीकरण, यहाँ पर स्पष्टीकरण में क्या हुआ कि बालक ने या व्यक्ति ने अपनी समस्या समझाई परामर्शदाता को कि ये प्रॉब्लम है, और परामर्शकर्ता ने क्या किया, उस सारी कहानी को सुनने के बाद वहां पर जो मुख्य पॉइंट वहां से निकल गए उनको जो है स्पष्ट करता है बाहर, जो जिसके कारण जो है वो जो समस्या उसकी छुपी हुई थी बालक की, जो बालक नहीं समझ पा रहा था कि समस्या है क्या, तो उस समस्याओं को वहां पर स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। यानी कि बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी में से जो है जो मुख्य समस्या के कारण है उन समस्याओं को स्पष्ट करने का काम जो है परामर्शदाता यहाँ पर करता है, और उसके सामने जो है स्पष्टीकरण रखता है कि आपकी जो है इन पॉइंटों पे आपको काम करना है या आपकी ये समस्याओं के कारण है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण। मान्यता, यानी कि जो परामर्शदाता के लिए सही, परामर्शदाता जो प्रार्थी के लिए सही समझता है उन चीज़ों को वो मान्यता दे देता है। जो उसे लगता है कि ये प्रार्थी के लिए सही नहीं है तो वहाँ पर वो मान्यता नहीं देता, यानी जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं उनके लिए वो मान्यता दे देता है, तो उसे मान्यता विधि बोलते हैं। अगला क्या होता है, विश्लेषण एवं विवेचना विधि। यहाँ पर क्या होता है, परामर्शदाता प्रार्थी की सारी बातें सुनता है, उन बातों को सुनने के बाद वो विश्लेषण करता है, उस पर विवेचना करता है, और विवेचना विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकालता है कि उसकी समस्याएं क्या है और उसकी समस्या के लिए उसे क्या करना चाहिए। परित्याग विधि, यानी यहाँ पर जो भी आपको मतलब परामर्शदाता कुछ चीज़ें जो है उस पर प्रार्थी की बात सुनने के बाद परामर्शदाता प्रार्थी से बोलता है कि आपको ये चीज़ें त्याग देनी चाहिए, ये चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, तो उस इन चीज़ों को उनसे वो त्यागने के लिए बोलता है, तो वो क्या हुआ, आपका परित्याग विधि हुई।
इसके बाद आश्वासन, यहाँ पर परामर्शदाता प्रार्थी को आश्वासन देता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या आपका ये काम ऐसे ठीक हो जाएगा, मतलब आश्वासन देता है, तो उसे बोलते हैं आश्वासन विधि। तो इन 8 विधियों के बाद अगला आपका आता है परामर्श के प्रकार। परामर्श के प्रकार के अंतर्गत जो है सबसे पहला प्रकार आपका आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। अब मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोचिकित्सक परामर्श में क्या होता है, इसमें मानसिक प्रॉब्लम या मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यह इस परामर्श के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति को कोई मानसिक समस्याएं, मान लीजिए उसे गुस्सा ज़्यादा आता है या उसको जो है डर लगता है या उसे कोई भी घबराहट होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं जिनके कारण वो समाज में या अपने क्लास में, अपने शिक्षा में जो है समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो उसे समस्याएं आ रही हैं, उसके व्यक्तित्व में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए, जो मन से संबंधित समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए जो परामर्श दिया जाता है उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रकार आपका आता है वो आता है आपका नैदानिक परामर्श। अब नैदानिक परामर्श के अंतर्गत जो है क्या होता है, इसमें क्या होता है, बालक की समस्याओं का पता लगाया जाता है या व्यक्ति की समस्याओं का पता लगाया जाता है। व्यक्ति की समस्या का पता लगाने के बाद उसका उपचार किया जाता है, उसके उपचार करके उसकी समस्याओं को दूर किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, नैदानिक परामर्श बोला जाता है। ये मुख्य रूप से व्यवसाय में इसका बहुत मुख्य रोल होता है। इसके बाद आपका आता है शैक्षिक परामर्श। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समस्या आ रही है आपको, मान लीजिए पाठ्यक्रम से संबंधित, शिक्षण विधियों से संबंधित, सीखने से संबंधित कोई भी समस्या शिक्षा से संबंधित आती है, तो उसमें क्या करते हैं, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, वो उसकी परामर्श करता है, उस पर जो है उसे परामर्श देता है, उस शैक्षिक समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परामर्श दिया जाता है उसे जो है शैक्षिक परामर्श कहा जाता है। अगला प्रकार होता है आपका व्यावसायिक परामर्श, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी परामर्श दिया जाता है उसे व्यावसायिक परामर्श कहा जाता है। व्यक्तिगत परामर्श, अब व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो भी काउंसलिंग की जाती है व्यक्तित्व परामर्श कहलाती है। इसके बाद आपका जो नीचे 3 ये आपके जो परामर्श हैं ये मुख्य हैं, इन पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे हर परीक्षा में इस पे से एक न एक क्वेश्चन आता है, तो इनको को ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 है आपका यहाँ पर निर्देशित, अनिर्देशित और समन्वित। तो निर्देशित, अनिर्देशित, समन्वित परामर्श के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देशित परामर्श। निर्देशित परामर्श क्या होता है? निर्देशित परामर्श को जो है हम क्या बोलते हैं, समस्या केंद्रित परामर्श भी बोलते हैं, नियोजक परामर्श भी बोलते हैं। तो इसके अन्य नामों से भी इसे जानते हैं, समस्या केंद्रित परामर्श या नियोजक परामर्श आ जाएगा, तो आप निर्देशित परामर्श के हिसाब से ही इसका जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। इसके कुल मिलाकर 3 नाम होते हैं, निर्देशित परामर्श, समस्या केंद्रित परामर्श और नियोजक परामर्श। तो इसमें क्या होता है, इसमें परामर्शकर्ता केंद्र में होता है। अब इस केंद्र का क्या मतलब हुआ, अब बालक है, समस्या है, इस बालक की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है परामर्श करता है, परामर्शदाता है। परामर्शदाता इसमें मुख्य होता है और वो समस्या को के कारणों का पता लगाता है। यहाँ पर बालक को जो है गौण स्थान दिया गया है। निर्देशित परामर्श में जो है बालक को गौण स्थान दिया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है समस्या पर ध्यान दिया जाता है, समस्या पर फोकस किया जाता है। केंद्र कहाँ होता है हमारा, समस्या पर होता है, इसलिए समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है ऐसे। तो यानी कि उस समस्या को दूर करने के लिए परामर्शदाता की जो है यहाँ पर वर्चस्व होता है और वो परामर्शदाता अपने हिसाब से उस समस्या को दूर करने के लिए जो भी निर्देश देता है, जो भी निर्णय लेता है, उन्हें मानना होता है। इसका जो मुख्य अगला पॉइंट है आपका, इसके जो मुख्य विचारक थे वो थे E.C. विलियम, यानी E.C. विलियम ने जो है निर्देशित परामर्श की शुरुआत की थी। इसमें आदेशात्मक व्यवस्था के केंद्रीकरण के कारण इसे परामर्शदाता का केंद्रित व्यवस्था कहा जाता है। यानी इसे में जो क्या होता है, यहाँ पर जो है एक सेकंड, यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो है इसमें जो है केंद्र जो होता है मुख्य रूप से परामर्शदाता होता है। बालक की यहाँ पर जो है भूमिका नहीं होती। बालक की समस्या को मुख्य रखते हुए परामर्शदाता अपने हिसाब से निर्णय और सुझाव देता है। ये जो होता है आपका निर्देशित परामर्श होता है। परामर्शदाता अपने विचारों से अवगत कराकर उसी दिशा में चलने का एक ही राय देता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बालक से कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती, परामर्शदाता का बोलबाला होता है इसमें निर्देशित परामर्श में।
अपने विचारों से अवगत कराता है और उसी दिशा में चलने के लिए जो है राय दे देता है, राय दे दी जाती है। यहाँ पर बालक की राय को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब इसके जो स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, चरण जो होते हैं निर्देशित परामर्श के, नंबर 1 आपका पहला आता है विश्लेषण, यानी किसी भी चीज का जो है विश्लेषण किया जाता है। कोई भी समस्या है उसके कारणों को जो है विश्लेषण किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित किया जाता है। उसका संश्लेषण किया जाता है, यानी उन्हें जोड़ा जाता है। फिर उन्हें टुकड़ों को एनालाइज करने के बाद एक एक अलग अलग कारणों को उसको अलग अलग एंगल से देख कर उन सारे कारणों को एक जगह जोड़ते हैं। उसके बाद जब जोड़कर एक निष्कर्ष मतलब निकालने के बाद जो उसका निदान करते हैं, निदान होता है उसका, और निदान करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं या पूर्व अनुमान लगाते हैं, यानी कि ऐसा ऐसा हो सकता है भविष्य में। और उसका जो है फिर परामर्श यानी प्रार्थी को जो है अनुवर्तन करना पड़ता है, अनुकरण करना पड़ता है, और इसे ही परामर्श कहा जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप होते हैं। विश्लेषण, सबसे पहले समस्या के कारणों को छोटे छोटे रूप में तोड़ते हैं, फिर उसका संश्लेषण करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कोई भी समस्या है तो उस समस्या के हर एंगल को अलग अलग कर लिया जाता है, उस एंगल को अलग अलग एनालाइज किया जाता है डीपली। उसके बाद क्या होता है, संश्लेषण, फिर से उसे जोड़ के देखा जाता है पूरी कहानी को। उसके बाद उसका निदान किया जाता है, और उसके बाद जो है एक अनुमान लगाया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं इस समस्या के बारे में। और उसके बाद जो है परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर लास्ट में परामर्श को अनुवर्तन, अनुकरण और परामर्श भी कुछ किताबों में दिया हुआ है। तो इसके ये स्टेप हैं, पहला स्टेप विश्लेषण, फिर संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान और परामर्श। इस तरीके से स्टेप हुए इसके निर्देशात्मक परामर्श के। अब निर्देशित परामर्श के अंतर्गत जो है आपका अगला आता है अनिर्देशित परामर्श। अब अनिर्देशित परामर्श में क्या होता है, अनिर्देशित परामर्श के अंतर्गत यहाँ पर अनिर्देशित परामर्श है ये। अनिर्देशित परामर्श के अंदर प्रार्थी को स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है। प्रार्थी जो है स्वतंत्र रूप से, मतलब प्रार्थी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसे स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है। ऐसा वातावरण पैदा किया जाता है कि वो अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सके, पूरा मौका दिया जाता है। यानी जो परामर्शदाता है प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी सारी बातें उसके सामने बता सके। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि दोस्ताना टाइप का या फ्रेंडशिप की, जिससे जो प्रार्थी है वो अपनी मन की सारी बातें परामर्शदाता के सामने व्यक्त कर देता है। तो ये क्या हुआ, आपका अनिर्देशित परामर्श हुआ। इसमें क्या होता है फिर आपका परामर्श प्रार्थी केंद्र बिंदु होता है। जैसे कि उसमें आपका जो होता था मतलब परामर्श देने वाला केंद्र में होता है, यहाँ परामर्श लेने वाला केंद्र में होता है। यहाँ जो है बालक को वरीयता दी जाती है, बालक को वरीयता दी जाती है, बालक को या व्यक्ति को वरीयता दी जाती है, ठीक है। और इसमें फिर अगला आपका आता है प्रार्थी की भूमिका सेक्रेटरी होती है। प्रार्थी इसमें सेक्रेटरी होता है, परामर्श लेने वाला इसमें सेक्रेटरी रहता है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति में दूसरों के निर्देशन के बिना अपनी समस्या को समाधान करने की शक्ति दी जाती है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दी जाती है कि उसे दूसरे के निर्देशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। सहायता लेने की भावना उत्पन्न, अब इसके चरण क्या है, सब पहला चरण है आपका सहायता लेने की भावना उत्पन्न की जाती है इसमें। फिर परामर्शदाता समस्या ग्रस्त परिस्थिति की व्याख्या करता है, और इसके बाद जो है परामर्शी जो है अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से परामर्शदाता के सामने प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसके ये चरण हुए। सबसे पहले जो है जो परामर्श ले रहा है तो उसके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करी जाती है कि वो जो है परामर्श लेने के लिए तैयार हो जाए। परामर्शदाता की जो समस्या, परामर्शदाता समस्याग्रस्त परिस्थितियों की व्याख्या करता है, मतलब जो परिस्थितियां उनकी व्याख्या करता है, उस परिस्थितियों का निर्माण करता है कि उसे ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है। परामर्शी जो है अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से, यानी परामर्शी यानी यहाँ प्रार्थी परामर्श ले रहा है वो अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से परामर्शदाता के सामने व्यक्त कर देता है। तो ये क्या हुआ, आपका अनिर्देशित परामर्श हुआ। अब अनिर्देशित परामर्श के बाद आपका तीसरा परामर्श आता है जो मुख्य रूप से पूछा जाता है, वो होता है आपका समन्वित परामर्श। समन्वित परामर्श क्या हुआ, समन्वित परामर्श में क्या होता है, जो ये जो परामर्श है निर्देशित और अनिर्देशित परामर्श में जो के बीच की चीज है। यानी कुछ कमियां निर्देशित परामर्श में जो और कुछ चीजें अनिर्देशित परामर्श में, तो उन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए जो है समन्वित परामर्श की आवश्यकता हुई। समन्वित परामर्श के जो सबसे पहला व्याख्या की है वो की है उन्होंने GF थॉर्म ने। GF थॉर्म जो है इसके जो है रचयिता हैं समन्वित परामर्श के।
तो इसमें समझने वाली क्या बात है, इसे ध्यान से देखें। कुछ परिस्थितियों में ना तो निर्देशात्मक और ना ही अनुदेशनात्मक परामर्श की स्वीकृति की जाती है, बल्कि यहाँ पर परामर्शदाता ना तो सक्रिय होता है और न ही निष्क्रिय होता है। इसे संकलित या समन्वित परामर्श कहा जाता है। अब क्या होता है, कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, ना तो निर्देशात्मक परामर्श और ना अनुदेशनात्मक परामर्श को स्वीकार किया जाता है। तो वहाँ क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अब समन्वित परामर्श, अब देखो निर्देशित परामर्श में क्या होता है, परामर्श देने वाला केंद्र में था। अनुदेशित उसमें जो है बालक की कोई मुख्य भूमिका नहीं थी। अनुदेशात्मक परामर्श में बालक कोई वरीयता थी, तो उसमें वहाँ पर जो है परामर्शकर्ता को गौण स्थान दे दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं था, मतलब उसकी कोई वरीयता नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ, ये समझने वाली बात है। यहाँ वहाँ पर परामर्शदाता ना तो सक्रिय होता है और ना ही निष्क्रिय होता है। अब परामर्शदाता ना तो निर्देशित परामर्श की तरह सक्रिय होता है कि बिल्कुल उसका ही बोला वाला होगा, और ना ही बिल्कुल इतना निष्क्रिय होता है जो अनिर्देशित परामर्श में था। यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन होती है, नहीं कि समय आने पर परामर्शदाता अपनी राय देता है और बालक की राय भी सुनता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, समन्वित परामर्श बोलेंगे। समन्वित परामर्श को जो है दूसरा नाम हम बोलते हैं संकलित या समन्वित परामर्श। तो संकलित या समन्वित परामर्श में क्या हुआ कि यहाँ पर बालक और परामर्शदाता दोनों की बराबरी की राय होती है, दोनों को जो है मिलजुल कर समस्या का समाधान करने की आज़ादी होती है। इस तरीके का वातावरण जो है क्रिएट किया जाता है। तो समन्वित परामर्श पर यहाँ पर चर्चा हुई। परामर्श, इसके बाद परामर्श के प्रकार में निर्देशित परामर्श पर यहाँ पर चर्चा हुई। इसके बाद हमारा जो है निर्देशित परामर्श के बाद हमने परामर्श के और प्रकार पर भी यहाँ पर चर्चा डाली। मनोवैज्ञानिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, वैवाहिक परामर्श और व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, परामर्श की विधियां, मौन धारण, स्वीकृति, पुनर्कथन, मान्यता, विश्लेषण, स्पष्टीकरण, परित्याग, आश्वासन। इसके अलावा परामर्श के उद्देश्य, परामर्श की विशेषताएं, निर्देशन और परामर्श में अंतर, और यहाँ पर परामर्श का अर्थ। तो इन पॉइंटों पर आज हमने चर्चा की कि परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श की विशेषता क्या है, परामर्श के उद्देश्य क्या है, परामर्श की विधियां क्या हैं और परामर्श के प्रकार क्या हैं। तो इस यूनिट में हमने इन चीज़ों को कवर किया। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि परामर्श के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के समस्याओं को दूर करने के लिए उसके समस्या के कारणों का गहन अध्ययन करते हैं। उन गहन अध्ययन करने के बाद जो समस्या का समाधान करते हैं, और जो परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है वो विशेषज्ञ होता है उस क्षेत्र का, वही परामर्श दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ निर्देशन में हमने पिछली बार पढ़ा था कि कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए जो है उस क्षेत्र का कोई सामान्य व्यक्ति भी उसे राय दे सकता है, और वो जो समस्या है उसे दूर करने के लिए जो है बालक को खुद प्रयास करना पड़ता है। वो क्या होता है, निर्देशन होता है। तो निर्देशन परामर्श को यहाँ पर क्लियर किया हमने इन 2 लेक्चर्स में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। आपके जो भी टॉपिक हैं, मैं हर रोज़ एक ऐसा टॉपिक उठाता हूँ जिसके माध्यम से आपको किसी न किसी परीक्षा में इन टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन क्वेश्चनों को हमेशा आप आसानी से कर पाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सही से इन पर देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। आप केवल मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को 1 या 2 दोस्तों को रोज़ शेयर कीजिए, जिसके कारण से जो है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से काम करता रहूँ। धन्यवाद।